अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे इलास्टिन प्रोटीन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के हवाले से। लास्ट टाइम हम लोगों ने कोलेजन प्रोटीन के हवाले से डिस्कशन की थी। कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन्स जो हैं ये दोनों की दोनों एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स हैं और ये फाइब्रस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के हवाले से डिस्कशन ऑलरेडी जो है वो प्रीवियस वीडियोज़ में कर ली हुई है। सो इलास्टिन प्रोटीन के हवाले से बात करते हैं कि ये कोलेजन प्रोटीन से किस हवाले से मुनफरिद है। इलास्टिन प्रोटीन जो है ये एक रबर लाइक प्रॉपर्टीज रखती है, यानी कि ये काफ़ी हद तक जो है ना वो फ्लेक्सिबल होती है एज कम्पेयर टू कोलेजन, जो कि फ्लेक्सिबल तो होती है लेकिन वो इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती जितनी ये इलास्टिन प्रोटीन होती है। इलास्टिन प्रोटीन के जो फाइबर्स हैं ये स्मॉल पेप्टाइड्स पर मुश्तमिल होते हैं, सिंगल पेप्टाइड्स पर मुश्तमिल होते हैं, जो कि आपस में जो है ना वो छोटे-छोटे से क्रॉस लिंकिंग ग्लाइकोप्रोटीन से जुड़े होते हैं। जबकि हम लोगों ने जो पिछला कोलेजन प्रोटीन देखा था ना, उसमें हम लोगों ने कहा था कि 3 अल्फा हेलिसेस होते हैं, जो कि आपस में जो है वो स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं एक दूसरे के साथ, और बड़ा ही स्टिफ किस्म का जो है ना वो स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि टेंडन्स और लिगामेंट्स जैसे स्ट्रॉन्ग टिश्यूज जो हैं वो डेवलप कर रहे थे कोलेजन प्रोटीन्स। जबकि यहाँ पर जो इलास्टिन्स हैं ये हमें जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। हमारी जितनी भी जो स्किन के अंदर या हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आती है, हम लोग अपनी स्किन को पुश आउट करते हैं, पुश इन करते हैं, तो वो दोबारा से अपनी जो है ना ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करती है। तो ये सब कुछ पॉसिबल है इसी इलास्टिन प्रोटीन की वजह से। यहाँ पर आप लोगों को ना 2 कॉन्फ़िगरेशंस नज़र आ रही हैं। एक हमें जो है ना वो रिलैक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन नज़र आ रही है और एक है जी स्ट्रेच्ड कॉन्फ़िगरेशन। सो आप यहाँ से जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से इतने से साइज़ से ये इतनी एक्सपैंड होने की एबिलिटी रखती है। सो इट मीन्स कि इसके अंदर जो है ना वो इलास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है और उसी मुनासबत से इसका नाम जो है ना वो इलास्टिन प्रोटीन्स रखा गया है। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो प्रेज़ेंट होती है वो लंग्स की जो एल्वियोलर वॉल्स हैं, इलास्टिक लिगामेंट्स हैं, उनके अंदर जो है ना वो पाई जाती है। अब आप जानते हैं कि लंग्स हमारे जो हैं वो एक्सपेंडिंग एबिलिटी रखते हैं और वो सब कुछ पॉसिबल है इसी इलास्टिक प्रोटीन की प्रेज़ेंस की वज़ह से। अच्छा जी, स्ट्रक्चर के हवाले से हम लोगों ने पहले बात कर ली कि ये जो है ना इनसॉल्युबल प्रोटीन पॉलीमर है, जो कि एक प्रिकर्सर ट्रोपोइलास्टिन से प्रोड्यूस होता है। प्रिकर्सर हम लोग कहते हैं उस मॉलिक्यूल को जिसकी फर्दर ब्रेकडाउन होकर या फर्दर जो है ना वो प्रोसेसिंग होकर उसने कोई एक दूसरा कंपाउंड जो है वो बनाना होता है। तो इलास्टिन प्रोटीन बनने से पहले ट्रोपोइलास्टिन जो प्रोटीन है वो बनाई जाती है। अब ट्रोपोइलास्टिन जो है ना वो जिस तरह मैंने पहले बताया कि तकरीबन 700 के करीब जो है ना वो स्मॉल अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल है, जो कि छोटे साइज़ के, यानी कि जिनकी आर चेन, साइड चेन जो है ना वो स्मॉलर रेज़िड्यूज़ पर मुश्तमिल है, उन पर मोस्टली जो है ना वो प्रोबेबल होते हैं ये 700 अमाइनो एसिड्स, जिसमें ग्लाइसिन, एलानिन और वेलिन होती हैं। और एक्सेप्शनली यहाँ पर जो है ना वो 2 अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोलिन और लाइसिन, ये भी प्रेज़ेंट होते हैं जो इन्हीं ट्रोपो इलास्टिन प्रोटीन के अंदर। अच्छा जी, ट्रोपोइलास्टिन जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर सिक्रीट किया जाता है मेजरली बाय द लिवर। ये इंटरैक्ट करता है ख़ास किस्म की जो है ना वो ग्लाइकोप्रोटीन्स, माइक्रोफिब्रिल्स, जिसमें फिब्रिलिन्स के नाम से आते हैं, और ये फंक्शन करते हैं एज अ स्कैफोल्ड, जिस पर ट्रोपोइलास्टिन जो है वो डिपॉजिट हो सकती है। अच्छा, माइक्रोफिब्रिल्स, मैं इस पॉइंट को ज़रा दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ कि माइक्रोफिब्रिल्स हैं जिसको हम लोग फिब्रिलिन्स, जिसकी एग्जांपल हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं कि फिब्रिलिन क्या करता है, ये एक ना मैशवर्क सा प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म सा प्रोवाइड करता है, एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है, जिस बैकग्राउंड के ऊपर जो है ना वो ट्रोपो इलास्टिन के थ्रेड्स को प्लेस किया जाता है। बिल्कुल ऐसे जिस तरह यूँ समझ लें कि ये आपके पास जो है ना वो इस टाइम मल्टीमीडिया पावर पॉइंट का ना एक ब्लू कलर का मैट्रिक्स प्रोवाइड किया गया और उसके ऊपर व्हाइट सेंटेंसेस जो है ना वो प्लेस किए गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही
ये फिब्रिलिन्स होती हैं, वो ब्लू कलर का एक मैट्रिक्स प्रोवाइड करते हैं, एक बेस प्रोवाइड करते हैं, जिसके ऊपर ये ट्रोपोइलास्टिन जो है वो डिपॉजिट होते हैं इन्हीं वाइट सेंटेंसेस की तरह से। सो इससे फिर जो है ना ये एक कम्प्रिहेंसिव सा जो है ना वो कलेक्टिव सा स्ट्रक्चर डेवलप होता है। अच्छा जी, इसकी एक म्यूटेशंस के हवाले से बात करते हैं कि फिब्रिलिन 1 प्रोटीन जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैरफेरॉन सिंड्रोम। ये फिब्रिलिन 1 प्रोटीन के अंदर अगर म्यूटेशन आ जाए तो मार्फान सिंड्रोम जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब मार्फान सिंड्रोम है क्या? कि इसमें जो है ना वो जो पर्सन है वो उसका साइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, टॉल हो जाता है और थिन रहता है, एक्सट्रीमली थिन रहता है। इसी तरीके से डिसलोकेशन ऑफ आई लेंसेज है, aortic aneurysm है, abnormal fibrillin proteins is incorporated into the microfibrillins along with the normal fibrillins, inhibiting the formation of functional microfibrils. So इससे क्या होता है कि वो microfibrils जिसका काम था कि तमाम जो टिश्यूज हैं उनको होल्ड करके रखना एक जगह के अंदर, ठीक है, वो होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं करवा पाते, जिसकी वजह से क्या होता है वो इलोंगेट होते रहते हैं, वो लंबे होते चले जाते हैं। सो इनकी सबसे मेन जो पोजीशन है, सबसे मेन जो सिम्टम है ना वो ये है कि इनकी जब फुल्ली आर्म स्ट्रेच्ड होते हैं तो वो फुल बॉडी लेंथ के इक्वल हो जाते हैं, इतने लंबे जो है ना वो इनके बाजू होते हैं। सो ये हमारे पास जो है ना वो एक डिजीज़ है जो कि एसोसिएटेड है फिब्रिलिन 1 प्रोटीन्स के साथ, कि फिब्रिलिन 1 प्रोटीन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई म्यूटेशन हो जाती है तो हमें मैरफॉन सिंड्रोम जो है वो देखने को मिलता है। अच्छा जी, ये मैं इस तरह अगेन रिपीट कर दूं कि इस केस में होता क्या है कि ये फिब्रिलिन प्रोटीन जो है वो इसका काम है आपके बॉडी टिश्यूज को होल्ड करके रखना एक कंसाइज सी स्पेस के अंदर, ठीक है। जिस तरह से ये ब्लू बैकग्राउंड ने इन वाइट सेंटेंसेस को इस फ्रेमवर्क के अंदर इस छोटे से रीजन के अंदर जो है ना वो होल्ड करके रखा है, बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर इसका काम भी जो है फिब्रिलिन प्रोटीन का भी काम ये है कि इलास्टिन प्रोटीन को होल्ड करके रखे एक खास स्पेस के अंदर। अब चूंकि वो फिब्रिलिन प्रोटीन नहीं होगा तो ये जो वाइट सेंटेंसेस हैं ये फैल जाएंगे, इलांगेट हो जाएंगे, और चूंकि हमने पहले ही देखा कि इलास्टिन प्रोटीन का तो काम ही है कि वो बड़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेचेबल है, तो वो स्ट्रेच कर जाती है जिससे बॉडी जो है उसकी लेंथ में काफ़ी इजाफा हो जाता है। जी, तो ये है हमारे पास मिस्टर मरफ़्रॉन, जिनने हैंड्स अप कर लिए पहले ही कि मैं तो डिज़ीज़ पर्सन हूँ। सो आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कंडीशन हमें जो है ना वो देखने को मिल सकती है फिब्रिलिन प्रोटीन की म्यूटेशन की वजह से। जी, इसी तरह से कुछ डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें से एक है अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डिसऑर्डर, जो कि इलास्टिन की डिग्रेडेशन के साथ एसोसिएटेड है। अच्छा जी, ये जो अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन है, ये क्या करती है जी कि ये इन्हिबिट करती है प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को। प्रोटियोलिटिक एंजाइम हम लोग उन्हें कहते हैं जो प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन कर सकते हैं, जो प्रोटीन्स को तोड़ सकते हैं। हमारी बॉडी के जितने भी मसल्स हैं वो ऑब्वियसली सारे के सारे जो हैं वो प्रोटीन से मिलके बने हैं। सो हम लोग अपने मसल्स के अंदर कोई भी ऐसी प्रोटीन बर्दाश्त नहीं कर सकते जो उसको डिस्ट्रॉय करे। सो नॉर्मली ही हमारी बॉडी के अंदर जो है ना ये एंटीट्रिप्सिन जो है वो प्रोड्यूस होती है, जो कि न्यूट्रोफिल्स के जो सेल्स हैं उनसे प्रोड्यूस की जाती है। सो न्यूट्रोफिल्स जो है वो इनको एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि ब्लॉक करते हैं इलास्टेज को। इलास्टेज जो है ना ये एक ऐसे एंजाइम है जो कि इलास्टिन की डिग्रेडेशन करते हैं, और स्पेसिफिकली कहाँ पर जी? एल्व्यूलर वॉल्स के अंदर। ये एल्व्यूलर वॉल्स के अंदर जो है ना वो इलास्टिन की डिग्रेडेशन करते हैं, जिससे जो कि एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। अगर हमारी एल्व्यूलर वॉल ही डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी तो लंग्स जो हैं वो कोलैप्स कर सकते हैं। यहाँ पर एक जो है ना वो सिंपल सा डायग्रामेटिक फ्लो दिया हुआ है। लेट्स से कि ये हमारे पास जो है ना एल्व्यूलाई की एक वॉल है, और इसके अंदर न्यूट्रोफिल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रोफिल सेल्स जो है ना मौजूद हैं। अब न्यूट्रोफिल सेल जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं नॉर्मली न्यूट्रोफिल इलास्टेज। ये इलास्टेज मोस्टली प्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि एयर के साथ अगर कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया आ रहा है तो उस बैक्टीरिया की जो है ना वो डिग्रेडेशन की जा सके। लेकिन ये इलास्टेज अगर इस
एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर एंटर हो जाए, तो ये यहाँ पर मौजूद जो इलास्टिन प्रोटीन है उसकी ब्रेक डाउन कर देंगे, उसको काटना शुरू कर देंगे जस्ट लाइक सिजर। ठीक है, जो कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। सो फिर इस केस में क्या किया जाता है कि हमारे ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये साथ साथ जो है ना वो एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन्स भी बनाते हैं, जो कि रिलीज की जाती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस के अंदर। ये एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन्स जो हैं वो उन इलास्टेजेस को जो है वो ब्लॉक करते हैं, इनहिबिट करते हैं, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आते हैं। ठीक है, जिससे हमारे जो अपने सेल्स हैं, जो एल्व्यूलर सैक्स हैं, या जो हमारी बॉडी की इलास्टिन प्रोटीन है वो बच जाती है डिग्रेडेशन से। होप सो कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि न्यूट्रोफिल्स का काम ये है कि इलास्ट्रेज जो इलास्टेजेस एंजाइम को प्रोड्यूस करना। ये इलास्टेजेस एंजाइम जो है वो इलास्टिन की ब्रेक डाउन करते हैं, इलास्टिन प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर इलास्टिन इस तरीके से जो है ना वो प्लेस्ड होती है डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर। अब अगर ये इलास्टेजेस एंटर हो जाएंगे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, तो ये इलास्टिन प्रोटीन की ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देंगे, जिससे हमारी बॉडी के ये जो एल्व्यूलर सैक्स हैं ये कोलैप्स कर जाएंगे, इनकी ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस ब्रेकडाउन को बचाने के लिए यही न्यूट्रोफिल्स जो है हमारे पास वो एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इनको ब्लॉक करते हैं। ये एक इनहिबिटर्स हैं, जो इनहिबिटर्स जो है ना इनको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ये इलास्टेजेस जो है वो मजीद ब्रेकडाउन नहीं कर पाते। सो प्रोटियोलैक्टिक एक्टिविटी जो इलास्टेसिस की है वो डिस्ट्रॉय कर सकती है एल्व्यूलर सैक की इलास्टिन प्रोटीन को, जो कि इनहिबिट की जाती है नॉर्मली बाय द एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन, एंटी ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स। अगर क्योंकि हम लोग ये जानते हैं लंग टिश्यूज जो है ना वो रीजनरेट नहीं कर सकते, सो अगर किसी वजह से ये एंटीट्रिप्सिन इनहिबिटर जो है वो ब्लॉक हो जाता है या वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या उसके अंदर कोई म्यूटेशन आ जाती है, तो ऑब्वियसली लंग्स के जो एल्व्यूलर सैक्स है वो कोलैप्स कर जाएंगे और हम लोग जो है वो एम्फेजिमा की कंडीशन को जो है ना वो फेस करेंगे। एम्फेजिमा एक कंडीशन है जिसमें एल्व्यूलर सैक्स जो है ना उनकी सर्फ वॉल जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं, जिससे सरफेस एरिया लंग्स का जो है वो कम हो जाता है। और ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है कि अगर एक बार आपकी बॉडी के अंदर जो है या आपके लंग्स की जो एल्वियुलर सैक्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो वो दोबारा से खुद से अपने आप को जो है ना वो रीजनरेट नहीं कर पाते। ठीक है, सो इन 2 to 5% ऑफ पेशेंट्स एम्फेजिमा इज इनहेरिटेड, लेकिन बाकी सब में जो है वो डिफरेंट कॉजेज की वजह से हो सकता है, जिसमें से ये एंटी जो हमारे पास ट्रिप्सिन इनहिबिटर है ये भी एक जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा जी, इसमें स्मोकर्स का जो है ना वो बहुत बड़ा अहम किरदार है इसी एंटी ट्रिप्सिन इनहिबिटर के हवाले से। एक स्पेसिफिक किस्म का जो है ना वो एंटी ट्रिप्सिन मैथ्योनिन होता है, जो कि बाइंड करता है प्रोटीएजेस के साथ, टारगेट प्रोटीन के साथ। जो टारगेट प्रोटीएजेस होते हैं उनके पास जो है ना एक खास किस्म का मेथियोनिन अमाइनो एसिड होता है। ठीक है, जिसके साथ जाकर इस एंटी ट्रिप्सिन ने जो है ना वो बाइंड करना है। अगर वो प्रोटीएजेस के पास वो टारगेट अमाइन मेथियोनिन ना हो, तो ये एंटी ट्रिप्सिन जो है उसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगी। जो स्मोकिंग करते हैं पीपल, उनके अंदर इस मेथियोनिन की हो जाती है ऑक्सीडेशन। जब मेथियोनिन की हो जाएगी ऑक्सीडेशन, तो ये एंटी ट्रिप्सिन जो है ना वो उस प्रोटीएज के टारगेट साइट के ऊपर जाकर जो है ना वो बाइंड नहीं कर पाएगी। ठीक है, जब बाइंड नहीं कर पाएगी तो ऑब्वियसली उसको ब्लॉक नहीं कर पाएगी। जब ब्लॉक नहीं कर पाएगी तो वो इलास्टेसिस जो है ना वो क्या करते रहेंगे, वो इलास्टिन प्रोटीन्स की जो है ना वो तबाही फेर देंगे और उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो स्मोकिंग की वजह से उस मेथियोनिन अमाइनो एसिड की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये एंटीट्रिप्सिन जो है उस प्रोटीएज के साथ बाइंड नहीं कर पाएगी। जो अगर कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है और उसके अंदर एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी भी है, तो ये तो सोने पे सुहागा वाला हिसाब हो जाएगा कि स्मोकर जो है वो उस मेथियोनिन अमाइनो एसिड को जो है वो ऑक्सीडाइज भी कर रहा है, और एंटीट्रिप्सिन जो उसकी बॉडी के अंदर ठीक तरीके से बन भी नहीं रही, तो अल्टीमेटली उसके लास्टेजेस जो है ना वो तबाही फेर देंगे उसके लंग्स के अंदर, और उसकी जो तमाम के तमाम जो एल्व्यूलर सैक्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। सो
अगर किसी वजह से जो है ना वो इस चीज़ को फिर हम लोग जो नलीफाई कर सकते हैं वो कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि हम इलास्टेसिस जो है उनके इनहिबिटर्स को एडमिनिस्टर करें इंट्रावेनसली इंजेक्शंस के थ्रू उन पेशेंट्स के अंदर। ठीक है, सो इस तरह का हम लोग जो है ना वो ट्रीटमेंट दे सकते हैं स्मोकर्स को, अदरवाइज जो है उनके लंग्स जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो ये हमारे पास जो है ना वो इलास्टिन प्रोटीन का इंट्रोडक्शन था छोटा सा, जिसको हम लोगों ने जो है वो आज वाइंड अप किया है। होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। जिस पॉइंट की समझ नहीं आई कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं जो है उसको एड्रेस कर सकूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।